डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जो फॉरेस्ट की क्लियरिंग कर रहे हैं या डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं फॉरेस्ट का विदाउट सफिशिएंट रिफॉरेस्टेशन, कि दोबारा से उसको रिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे एरिया को, दोबारा से कोई प्लांट्स नहीं लगा रहे वहाँ पर, लेकिन उसकी तेज़ी के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं फॉरेस्ट की, या उस फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। और कॉजेज क्या है, देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसमें एक है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिस तरीके से पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है तो जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जब लैंड का एरिया कम पड़ रहा है तो बहुत सारा जो है क्या कर रहे हैं, एक तो हम एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है वो प्रोड्यूस किया जाए, फूड प्रोडक्ट्स। तो फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर कर रहे हैं, वो भी इसकी वजह से भी जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट में जो हमें चाहे फर्नीचर बनाना है या बाकी मेडिसिन बनानी है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स का क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। तो वो मेन कारण है एक जो है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दूसरा है कि फॉरेस्ट फायर जो लगती हैं उसकी वजह से भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता है। और फॉरेस्ट फायर चाहे वो नेचुरली भी हो सकती है, ज़्यादातर जो फायर्स हैं वो इंसिडेंट्स होते हैं जो ह्यूमन काज एंथ्रोपोजेनिक होते हैं जो। इसके अलावा स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में कर रहे हैं हम, और पहले बहुत ज़्यादा था ये क्या होता है, जैसे कि कोई एरिया फॉरेस्ट एरिया का ये जैसे स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस को क्या करते हैं, कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं और जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ये कोई फॉरेस्ट एरिया जैसे, तो उस एरिया में कोई खासकर जो ट्राइब्स थी, जो ट्राइबल पीपल थे, वो क्या करते थे, फॉरेस्ट का एक एरिया एक पोर्शन जो है उसको जला देते थे और वहाँ पर फिर क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। और कुछ 2-3 सालों में एग्रीकल्चर 3-4 सालों के वहाँ पर वो क्या करते थे, सेटलमेंट बनाते थे, रहते थे, वहाँ एग्रीकल्चर करते थे। और फिर जब उस एरिया की जो लैंड है, जो सॉइल है, वो फर्टाइल नहीं रहती थी, तो वहाँ से वो शिफ्ट हो जाते थे कहीं दूसरी जगह। इसी वजह से इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। जहाँ स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस की, यहाँ पर एरिया को जलाया और वहाँ पर एग्रीकल्चर की, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और वहाँ पर जलाया और एग्रीकल्चर किया। तो इस प्रोसेस को जो है खासकर इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और झारखंड वगैरह वहाँ ट्राइब रहते थे, वो करते थे। इसको काफ़ी अब हद तक जो है कंट्रोल किया है। तो इस तरह की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक, जो हम अपने कैटल हों, लाइफ स्टॉक बाकी जो हैं वो उनको जंगल में जो है छोड़ देते हैं और वो ओवर ग्रेजिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से जो सीडलिंग सैपलिंग लगे होते हैं प्लांट्स के, वो ग्रो नहीं कर पाते, वो ख़त्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है, जो है दोबारा प्लांट्स आके वो नई रिफॉरेस्टेशन नहीं हो पाती। तो पेस्ट अटैक जो है वो भी, बहुत सारे ऐसे पेस्ट भी हैं जो कि प्लांट्स को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, या उनकी वजह से भी क्या है जो डिफॉरेस्टेशन होती है। नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जो, वो भी कारण होते हैं, चाहे फ्लड्स आते हैं, चाहे स्टॉर्म्स, ड्रॉट कहीं, या लाइटनिंग, स्नो, वो ये भी कारण है नेचुरल कैलामिटीज़ भी डिफॉरेस्टेशन के। तो दीज आर द फ्यू जो है पॉइंट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के, और इनकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी हमने पढ़े। तो इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं डिफॉरेस्टेशन के, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की वजह से हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन होती है। हैबिटेट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो घर होता है, उसको जहाँ पर वो खाना खाता है, रहता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो अगर हम जंगल काट देंगे, क्योंकि जंगल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, खासकर एनिमल्स का क्या है, घर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा, जब प्लांट्स नहीं रहेंगे वहाँ पर, तो एरिया बेयर हो जाएगा। तो उस बेयर लैंड पर जब वेजिटेशन नहीं होगी, तो उसको जो साइल को बाइंड करने के लिए रूट्स नहीं होंगी, तो साइल क्या होगी, साइल का इरोजन होगा। बारिश होगी तेज पानी, तो वो पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ मिट्टी भी बह कर नदियों में, पास वाली नदियों में चली जाएंगी, तो बहुत सारा साइल इरोजन होगा। इसके अलावा रिडक्शन इन ऑक्सीजन लिबरेशन, क्योंकि जो मेन जो सोर्स है ऑक्सीजन का, वो कौन है, जो फॉरेस्ट एरिया ही है, जहाँ से क्या मिलता है, जो प्लांट्स हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और
रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, वो जो कि हमें मिलता है जिंदा रहने के लिए। तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा अगर फॉरेस्ट हम काटते जाएंगे इस तरीके से, और फिर क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। क्योंकि फॉरेस्ट जो है में जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे जो पोल्यूटेंट जो गैसेज हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे जो जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो उनको ऑब्जर्व करने वाले जो हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पोल्यूटेंट जो गैसेज हैं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। फॉरेस्ट अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी वजह से जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे मेडिसिनल प्लांट्स हैं या बाकी प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं मिलेंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी का भी लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी जो वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स हैं वो उनका लॉस होगा। फ्यूल वुड नहीं मिलेगा, स्कार्सिटी हो जाएगी, उसकी भी कमी आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल वुड हमें कहाँ से लाते हैं, फॉरेस्ट से मिलता है, वो नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइबल पीपल या जो फॉरेस्ट की विसिनिटी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो फ्यूल वुड पर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको फ्यूल वुड लकड़ी नहीं मिलेगी। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी आज भी हम ज़्यादा फ्यूल वुड यूज़ करते हैं, तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो वो फ्यूल वुड नहीं मिलेगा। वाटर टेबल की लवरिंग हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि जब बारिश पड़ती है तो प्लांट्स की वजह से वो जो ग्रासेस होते हैं उनके कवर होने की वजह से जो पानी है और सरफेस रन ऑफ बहकर नदियों में नहीं जाता, वो नीचे अब्जॉर्ब हो जाता है और नीचे पर्कुलेट करके जाता है, तो उसकी वजह से वाटर टेबल राइज करता है। लेकिन अगर कोई प्लांट कवर नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगी उस लैंड पर, तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि पानी बारिश का सारा बह कर चला जाएगा नदियों नालों में, सरफेस रन ऑफ हो जाएगा, अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो क्या नीचे चला जाएगा। तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जब वेजिटेशन ही नहीं रहेगी तो क्योंकि फॉरेस्ट सिंक होते हैं या ऑब्जर्व करने वाले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज का और बाकी पोल्यूटेंट गैसेज का, तो वो नहीं रहेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ जाएंगी। और जब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ेगी। टेम्परेचर जो है, क्योंकि ये जितने एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं उसकी वजह से जो है वो ये ग्रीन हाउस गैसेज रेडिएशन को ट्रैप करके रखती हैं। तो जब रेडिएशन ट्रैप करके रहेंगी तो टेम्परेचर जो है सरफेस का, अर्थ के सरफेस पर वो टेम्परेचर क्या है बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग थ्रू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ ग्लोब थ्रू आउट द ग्लोब। जब सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और फिर जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो फिर क्लाइमेट भी चेंज होगा, कहीं फ्लड्स आएंगे, कहीं स्टॉर्म होगा, कहीं ड्राउट होगा। इस तरह की कंडीशंस भी देखने को मिलेगी अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो हम ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सन की रेडिएशन आ रही है, और जब सन की रेडिएशन यहाँ पर पड़ती है, तीन तरह की रेडिएशन आती हैं ऐसे। अल्ट्रावायलेट जो कि ऊपर ही ऑब्जर्व हो जाती है, ओजोन लेयर जो लेयर है हमारी वो क्या करती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन इंफ्रारेड और विजिबल रेडिएशन नीचे आती हैं, और ये विजिबल और वी जो है टकरा कर इंफ्रारेड के रेंज में चली जाती है। और इंफ्रारेड क्या करती है, वार्मिंग करती है खासकर। और जब ये टकरा कर वापस जा रही होती है, इस रेडिएशन को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और यहाँ पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज अगर बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर प्लांट्स हम काट देते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इनकी कंसनट्रेशन जब बढ़ेगी तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये क्या होगी, ऊपर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा वेवलेंथ जब होगी तो ग्रीन हाउस गैसेज इनको एस्केप नहीं करने देंगी स्पेस में, तो ये यहीं ट्रैप होकर रह जाएंगी, और फिर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ देख रहे हैं, अगर फॉरेस्ट की कटिंग होती है तो ग्रीन हाउस गैसेज चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या बाकी हो, वो क्या है, उनकी कंसनट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हम देख पा रहे हैं पिक्चर में भी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डिफॉरेस्टेशन के। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, थ्रू आउट द ग्लोब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, पोल्यूशन भी होगा, पोल्यूटेड गैसेस, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं पोल्यूटेड गैसेस को, वो नहीं कर पाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। ड्राउट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो बारिश नहीं हो पाएगी, तो कहीं ड्राउट होंगे, कहीं फ्लड्स भी होंगे, ये जैसे देख रहे हैं कि फ्लडिंग्स भी होंगी रिवर में। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन, लैंड जो है डेजर्ट में चेंज हो जाएगी, बेर बन जाएगी, बंजर भूमि बन जाएगी जब बारिश ही नहीं होगी तो। और
अगर डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगल नहीं रहेंगे तो जो बहुत सारे जो एनिमल उन पर डिपेंडेंट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो उनकी लाइफ अफेक्ट होगी और शॉर्टेज ऑफ फूड भी होगा, क्योंकि बहुत सारा फूड जो प्रोडक्ट्स हैं हमें फॉरेस्ट एरिया से मिलते हैं, जो ट्रीज से प्लांट्स तो प्रोवाइड करते ही हैं। तो जो है अगर ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाएगा, बाकी चीज़ें भी नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट है, अगर बारिश भी नहीं होगी तो उसका इफेक्ट ये बढ़ेगा कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, तो शॉर्टेज ऑफ फूड भी